प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में जितने भी आर्टिकल्स थे उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है और इसके साथ साथ प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स भी बनाए हैं कि किस तरह से आपने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। इन सब चीजों के बारे में हमने हर लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि कौन से लेक्चर में किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और किस किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी बुक पर पेज नंबर 45 पर दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हेडिंग में। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये थोड़े सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो थ्योरी वाले लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। कुछ एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल टाइप है, बट आज के लेक्चर में हम इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस का कुछ ओवरव्यू लेंगे ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। यानी आपने राइट हैंड रूल को स्टेट करना है, उसको डिफाइन करना है, कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है किस तरह से विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट के रेफरेंस से। अब जब मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था वहां पर ये वाला क्वेश्चन भी बताया था और उसके साथ साथ इसका यही आंसर भी बताया था। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, जैसे ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इनके दरमियान जो क्रॉस है इसी की वजह से इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये वैसे मैं रफ साइड पर आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें ए भी वेक्टर था, बी भी वेक्टर था। ए की भी कुछ डायरेक्शन होगी, बी की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यहां पर हमने कहा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एज ए रिजल्ट आपको वेक्टर ही मिले। तो यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। तो ऑब्वियसली उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी, तो उसी की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। तो विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट हम यही लिखेंगे, द राइट हैंड रूल इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। ये है वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको मालूम है, बी की भी मालूम है, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। इस राइट हैंड रूल की हेडिंग लगाएंगे और इसी नीचे क्या लिखेंगे? जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी एक आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर है, इनकी टेल्स को आप ज्वाइन कर दें ताकि आप प्लेन को डिफाइन कर सकें जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर है। लेट्स से ये प्लेन है जिसमें ये वाला आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनकी टेल्स को आप ज्वाइन कर दें। लेट्स से ये टेल्स है, इनकी टेल्स को हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या कहता है? रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर थ्रू द स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। ये थीटा से हम जाहिर कर रहे हैं, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर में रोटेट करें थ्रू स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। का क्या मतलब है? देखें, एक तो ये तरीका है कि यहां से बी तक रोटेट कर दें, दूसरा है यहां से बी तक रोटेट कर दें। तो स्मॉलर कौन सा होगा? ये वाला स्मॉलर होगा, ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला स्मॉलर होगा, इसलिए हमने यहां पर थीटा जाहिर किया है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट। अब हमने क्या करना है? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट किया है। ए इंटू बी रोटेट किया है तो राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो जो आपका थंब है वो सीधा इरेक्ट होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब, और जो
प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपका इरेक्ट थंब शो करेगा। यहां पर हमने क्या किया, ए वेक्टर को बी में रोटेट किया, राइट हैंड की फिंगर्स को भी उसी डायरेक्शन में कर्ल किया, तो जो इरेक्ट थंब है वो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है और वही हमने यहां पर शो किया है कि जब हमने इसको इस तरह से रोटेट किया है तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है जिसको हमने ऊपर की तरफ शो किया है, और यही है डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जिसको हमने एन यूनिट वेक्टर से शो किया है, और ये हमने शो किया है कि हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर में रोटेट किया है। यहां पर आपने ये वाली डायग्राम भी लाजमी तौर पर बनानी है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ना बनाएं तो जो राइट हैंड रूल है विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट इसको स्टेट किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये डायग्राम मस्ट है। इस क्वेश्चन में इस डायग्राम के भी प्रॉपर मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2। इसकी स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। यहां पर आपने इंपल्स को डिफाइन करना है और ये बताना है कि ये मोमेंटम से किस तरह रिलेटेड है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम आपने लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बता चुका हूं, जिस लेक्चर में मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था, इसके साथ साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद इंपल्स। तो ये आंसर भी उसी लेक्चर में से उठाकर लिखा गया है। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब एक बॉल को आप बैट से हिट करते हैं तो वहां पर बहुत ही लार्ज फोर्स एक्ट होती है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां पर फिर आप अकेले टाइम को भी नहीं कंसीडर कर सकते, फोर्स को भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत स्मॉल है, फोर्स बहुत लार्ज है। तो इस सिचुएशन में हम इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं और इनके प्रोडक्ट को हम कहते हैं इंपल्स। तो यही डेफिनेशन है व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक बहुत ही लार्ज फोर्स एक्ट करती है बॉडी पर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स। यहां पर अब एवरेज फोर्स का वर्ड क्यों आया, क्योंकि ड्यूरिंग दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इस वजह से हम कहते हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, और वो टाइम जिसके लिए एक्ट करती है इज कॉल्ड इंपल्स, यानी आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टी। वहां पर मैंने आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देकर समझाया था, अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो आप वही वाला लेक्चर सुन लीजिए। यहां पर बस हमने इन क्वेश्चंस के टारगेटेड आंसर लिखने हैं कि किस तरह आपने इनको पेपर में अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसके बाद आप यूनिट की हेडिंग लगाएंगे, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकंड। न्यूटन का एन यहां पर स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट यूनिट जब भी आप लिखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता, तो यहाँ पर न्यूटन का जो एन है ये स्मॉल रहेगा और इसका सिंबल क्या है, न्यूटन सेकंड। यहाँ पर जो एन है वो कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। ये सिंबल्स ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। अब इस रिलेशन में आई क्या था, इंपल्स। आई वेक्टर, देखिए इंपल्स वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से इंपल्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो टाइम है वो स्केलर है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरी चीज क्या पूछ रहा था, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम, यानी इंपल्स किस तरह से मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको उस लेक्चर में कवर करवाया हुआ है। यहां पर भी आपने हेडिंग लगानी है, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, यानी इंपल्स और मोमेंटम आपस में किस तरह से रिलेटेड है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए हम इसको देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू mv f वेक्टर माइनस mvi वेक्टर डिवाइडेड बाय t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, यही स्टेटमेंट थी उसकी। तो भाई यहां से अगर t को आप इधर ले आए, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो f वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब देखिए ये जो f वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t है ये किसके इक्वल है, i वेक्टर के। हमने यही कहा था ना कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इंपल्स, तो ये इंपल्स हो जाएगा mvf माइनस mvi, तो f वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू i। यहां पर आपने ये दो डॉट्स ऊपर एक डॉट नीचे डालकर ये वाली चीज जरूर लिखनी है, इसका मतलब होता है सिंस इस स्टेप से ये वाला स्टेप आ रहा है, क्योंकि f वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t i वेक्टर के इक्वल है। Where mvf is final momentum of body, देखें मोमेंटम क्या होता है, p is equal to mv वेक्टर, तो यहां पर जो mv है ये भी तो मोमेंटम होगा, जब vf है तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। Where mvf is the final momentum of body and mvi is the initial momentum of body, this shows that, देखें यहां पर अब इंपल्स है तो इंपल्स इज इक्वल टू ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल का क्या मतलब है, चेंज। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलास्टिक एंड एन इन इलास्टिक कुलियन, यानी आपने इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन के दरमियान डिफरेंशिएट करना है कि ये किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से।
यहां पर यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जब भी डिफरेंस की बात आ जाए तो आपने दरमियान से लाइन खींचनी है, एक तरफ इलास्टिक कुलियन लिखना है, दूसरी तरफ इन इलास्टिक कुलियन लिखना है। और यहां पर आपने इस तरह करना है कि दोनों साइड पर कम से कम 4-4 पॉइंट्स लिखते हैं, 2 भी लिखते तब भी एनफ है, बट मैक्सिमम मार्क्स को गारंटी करने के लिए लाजमी है कि आप 4 पॉइंट्स लिखें। इन एन इलास्टिक कुलियन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। देखिए जो इलास्टिक कुलियन है उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। अब ये किस तरह से रहते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉपर फिजिकल एग्जांपल्स को लेकर के कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से इनिशियल और फाइनल इक्वल आती है आपस में और क्यों कंजर्व रहती है, इसकी बेसिक रीजन क्या है। अगर आप डिटेल में इलास्टिक और इलास्टिक कुलियन को जानना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन इलास्टिक और इलास्टिक कुलियन पर जो एक डिटेल लेक्चर है उसको सुने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि इलास्टिक कुलियन एक ऐसी कुलियन है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप एक हार्ड बॉल लें, उसको मार्बल फ्लोर पर ड्रॉप करें तो वो ऑलमोस्ट अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस आ जाएगी, जिसका ये मतलब है कि वहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसकी वजह से ऐसी कुलियन को हम कहते हैं इलास्टिक कुलियन। दूसरी है इनइलास्टिक कुलियन, तो इसका पहला पॉइंट इधर आपने कंजर्वेशन की बात की है तो इधर भी वही बात करें। इन एन इन इलास्टिक कुलियन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, भाई मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों में होल्ड करता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये अब हमने कहां से देखा था कि जब आप एक टेनिस बॉल को मार्बल फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं तो वहां पर वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस नहीं आती, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं आती, जिसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। इसी वजह से हमने लिखा है इन एन इनइलास्टिक कुलियन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट लिखना है द कोलाइडिंग बॉडीज बाउंस ऑफ ईच अदर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन और लॉस ऑफ एनर्जी। देखें जब इलास्टिक कुलियन में दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो बाउंस ऑफ होती हैं, वापस आती हैं विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, और उनमें कोई खास परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती। अगर मामूली सी हो भी जाए तो वो टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन होती है और इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। The colliding bodies may stick together or deform, बट जो इन इलास्टिक कुलियन है इसमें क्या होता है कि दो बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती हैं तो यूजुअली वो स्टिक हो जाती हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक लकड़ी का ब्लॉक जो मूव कर रहा हो, अगर आप उस पर बुलेट फायर करें तो बुलेट लकड़ी के ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, वो एक सिंगल बॉडी बन जाएगी, यानी दोनों बॉडीज आफ्टर द कुलियन स्टिक टुगेदर हो जाएंगी और वहां पर परफेक्ट इलास्टिक कुलियन होगी। इसी वजह से हमने लिखा है कोलाइडिंग बॉडीज में स्टिक टुगेदर और डिफॉर्म, और ऑब्वियसली वहां पर डिफॉर्मेशन तो होगी। जिस तरह से हम कार क्रैश की एग्जांपल लेते हैं कि जब दो व्हीकल्स आपस में कोलाइड करती हैं तो ऑब्वियसली वहां पर डिफॉर्मेशन होती है और वो एक इलास्टिक कुलियन होती है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब डिफॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि कुछ एनर्जी उस डिफॉर्मेशन में यूज हो जाएगी। नेक्स्ट इलास्टिक कुलियन का थर्ड पॉइंट है द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन रिमेन्स सेम। भाई ये थर्ड पॉइंट हमने बनाने के लिए लिखा है क्योंकि हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसका क्या मतलब है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट यहां पर द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कुलियन इज लेस देन बिफोर द कुलियन, क्योंकि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा थी। जब बॉडी ने कोलाइड किया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ डिफॉर्मेशन में यूज हो गई, जिसकी वजह से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम आती है। इसी वजह से हमने लिखा है कि द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कुलियन, जो आफ्टर द कुलियन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस होती है उस काइनेटिक एनर्जी से जो बिफोर द कुलियन है। नेक्स्ट इलास्टिक कुलियन का फोर्थ पॉइंट है दिस टाइप ऑफ कुलियन यूजुअली अकर्स इन आइडियल सिस्टम्स। देखिए हम इलास्टिक कुलियन में ये कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली कंजर्व रहती है, यानी कंप्लीटली कंजर्व रहती है। यानी आप अगर एक हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं तो अपनी ओरिजिनल हाइट तक अगर पूरी वापस आती है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कुलियन होगी। अगर पूरी वापस आ जाए तो वो तो आइडियल सिस्टम हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है दिस टाइप ऑफ कुलियन यूजुअली अकर्स इन आइडियल सिस्टम। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान इलास्टिक कुलियन होती है। ये आगे चलकर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट है दिस टाइप ऑफ कुलियन इज कॉमन इन रियल लाइफ सच एज कार क्रैशेस। तो कार क्रैशेस वाली एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर था सम एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कुलियन के नाम से। उसमें आप देख सकते हैं कि कार क्रैश किस तरह से एग्जांपल है इन इलास्टिक कुलियन की। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2.3 डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलास्टिक एंड एन इनइलास्टिक कुलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है, शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड।
ऑल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। पहले कहता है कि आप ये शो करें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसी को है अप्लाइड फोर्स के। फिर कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को स्टेट करें। अब देखिए यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ये एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। इससे पहले हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी जिसका मास m है। लेट्स से वो वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है इनिशियली, यानी एक बॉडी मूव कर रही है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vi वेक्टर। अब उस पर फोर्स अप्लाई होती है कुछ टाइम के लिए, स्मॉल टाइम t के लिए। फिर क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली जब एक बॉडी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उस पर फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी vf वेक्टर। इसी वजह से हम लिखा है सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स f वेक्टर एक्ट्स ऑन इट फॉर टाइम t, यानी एक्सटर्नल फोर्स f वेक्टर उस पर टाइम t के लिए एक्ट करती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी vf वेक्टर हो जाती है। द एक्सेलरेशन a वेक्टर प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय, जो एक्सेलरेशन a वेक्टर प्रोड्यूस हुई है इस फोर्स की वजह से वो कितनी होगी। देखिए एक्सेलरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, देखिए पहले वेलोसिटी vi वेक्टर थी, बाद में vf वेक्टर हो गई। इसका मतलब है चेंज होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी vf माइनस vi, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये किसी को है एक्सेलरेशन a वेक्टर के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए हमने प्रूफ क्या करना था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स हमें कहां से मिलती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो आप लिखें F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें, क्योंकि a वेक्टर यहां पर ये है तो इस a वेक्टर को उठाकर यहां पर पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू m, a वेक्टर को यहां पे लगाएंगे तो vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर डिवाइड बाय t, इस m को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो F वेक्टर इज इक्वल टू mvf वेक्टर माइनस mvi वेक्टर डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। यहां पर अब ये जो mvf है ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां पर मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है ये टर्म मोमेंटम है। mv क्या है, मोमेंटम है। जब vf है तो फिर मोमेंटम भी कौन सा हो जाएगा, pf, यानी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इट्स मीन mvf फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, वेयर mvf इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड mvi जो है ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगा। यहां से अगर आप देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय t है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू किसी को है अप्लाइड फोर्स, क्योंकि F वेक्टर ही हमने उस पर अप्लाई की थी। यहां से फिर ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। देन यहां से क्या होगा, दस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैन बी स्टेटेड एज। अब इसी से आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को स्टेट करना है, और उसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में भी दे रखी है। वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये लिखा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी है किस इक्वल है अप्लाइड फोर्स के। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है जो कह रहा था कि इसको स्टेट करें। अब यहां पर नीचे आपने लिख देना है कि क्वेश्चन 3 गिव्स द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, यही वाली होगी ऑब्वियसली। ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.5। इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करें, उसकी स्टेटमेंट लिखें। आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स, और वो वाली कंडीशन बताएं जिसमें ये होल्ड करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेडिंग लगाएंगे, नीचे उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब ये स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं, प्रॉपर एग्जांपल्स लेकर ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले लेक्चर में। अब यहां पर इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। इसमें m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी।
देखिए दोनों बॉडीज ने कोलाइड करना है, m1 v1 के साथ मूव कर रही है और m2 जिस बॉडी का मास है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन वो बॉडी जिसका मास m1 है वो वेलोसिटी v1 डैश के साथ मूव करेगी और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है वो v2 डैश के साथ मूव करेगी। तो यहां से फिर हमने ये लिखा है कि वेयर m1 v1 प्लस m2 v2 इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। देखिए ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन है, ये मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन है, यानी m1 v1 ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, m2 v2 ये सेकंड बॉडी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। यहां से फिर क्या पता चला, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो ये हमने लिखा है m1 v1 प्लस m2 v2 इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ये सेकंड बॉडी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, तो इसको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन जो कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश है। सेकंड थिंग वो क्या पूछ रहा था, आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स, वो वाली कंडीशन बताएं इसमें ये होल्ड करता है। तो भाई स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो सिस्टम का आइसोलेटेड होना लाजमी है, उसी केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा, तो यही इसकी कंडीशन है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम्स, कि जस्ट आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए होल्ड करता है। अब मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं, ऐसे सिस्टम्स जिन पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती उनको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर भी हमने क्या लिखा, डेट इज द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। जिस तरह आपके पास एक ग्लास वेसल है उसमें गैस एनक्लोज्ड है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली जो उसके अंदर रेंडमली मूव कर रहे हैं। अब ये जो ग्लास वेसल में गैस है ये एक्चुअली एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रही, इससे हम कहते हैं कि इस तरह का सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी जस्ट आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए होल्ड करता है, यानी ये उस केस में होल्ड करता है जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जैसे फ्रिक्शन हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गई, इस तरह की चीजें। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2.5 कंप्लीट होता है, इसका यही प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होगी एंगल ऑफ 45 डिग्री पर, यानी रेंज वाले फार्मूला में अगर आप थीटा की जगह पर 45 पुट कर दें तो वहां से आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज के बारे में बताया था। तो यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेंज का फार्मूला लिखेंगे, उसमें 45 डिग्री पुट कर देंगे थीटा की जगह पर। तो लिखते हैं द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, भाई वो किस तरह से हमें मिलती है, R इज इक्वल टू, आर से शो करते हैं वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहां पर अगर आप थीटा 45 डिग्री पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा की जगह पर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर अवर जी, यहां पर साइन 2 इंटू 45 तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 45 में 2 90 होता है। दिस इंप्लाइज दैट, मैं इंप्लाइज डाल के आगे लिख रहा हूं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है पेपर में, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर अवर जी। साइन 90 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इंटर के मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, यहां पर आप लिख देंगे सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फिर आर का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर अवर जी। यहां पर अब अगर आप देखें तो साइन 2 थीटा की जगह पर आपके पास क्या आ गया, 1, बाकी एक्सप्रेशन तो इस तरह सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज आपके पास आई है ये मैक्सिमम रेंज है। तो फिर आप लिख देंगे दिस शोज दैट range of projectile is maximum at an angle of 45 degree, range of projectile is maximum at an angle of 45 degree।
तो यहां तक क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लिखा है, वो कह रहा था कि 45 डिग्री पर चेक करें आप, तो आपने 45 डिग्री इसमें पुट कर दिया है। 45 डिग्री पुट करने के बाद यहां से जो साइन 2 थीटा है, क्योंकि वो 1 के इक्वल आ गया है, तो साइन थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। इस वजह से ये जो रेंज है ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। दिस शोज दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करें टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो भाई सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखना पड़ेगा क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। यहां पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रफ वर्क है जो कुछ मैं इस ब्लू मार्कर से कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वो पॉइंट है जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, फिर यहां पर आके ग्राउंड को हिट करके। इसकी हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह से की थी, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द प्लेस। यहां से लेकर यहां तक इस पाथ के जरिए पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है। बट इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं, बल्कि यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो फाइंड आउट करें। तो भाई वो टाइम कुछ इस तरह से आता है, t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा अवर जी। अब इस क्वेश्चन को लिखने के दो मेथड थे। पहला तो ये था कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा हुआ है 2vi साइन थीटा अवर जी। देखिए यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पाथ क्या हो गया, हाफ हो गया। ये पूरा पाथ तक पैराबोला यहां तक हाफ हो गया। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तब भी आपको ये चीज मिल जाती है। बट यहां पर हम इसको थोड़ा लॉजिकल वे में लेकर चलेंगे। यहां तक आपको इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए इस पाथ के जरिए बॉडी ने जो टाइम लिया है वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और वो ये टाइम है। अब ये किस तरह से आता है, एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t इज vfy इज इक्वल टू viy प्लस ayt। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, और ये इक्वेशन वहीं से उठाकर लिखी है। उसमें भी हमने यही लिखा था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, वहां पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो किस तरह से था, और वो हमने कहां से निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। और फिर यहां पर वाई वाई कंपोनेंट है क्योंकि हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वैसे भी आपको वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना पड़ता है, क्योंकि वर्टिकली वेलोसिटी कितनी थी इसी पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टाइल को ये पाथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। इस वजह से यहां पर वाई वाई वाले सारे कंपोनेंट होंगे। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पर आप देखें, इस पॉइंट पर वी एफ वाई कितनी है, ये 0 हो जाएगी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है VFY, यहां पर देखिए यहां से बॉडी गई यहां पर कुछ टाइम के लिए ये रेस्ट पे आएगी, फिर यहां से यहां तक मूव करना स्टार्ट करेगी, तो VFY यहां तक क्या हो गया, 0 हो गया। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0 हो जाती है। मोर ओवर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी VIY भी उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि VI sin थीटा के इक्वल आता है, एंड AY इज इक्वल टू माइनस टी। देखिए बॉडी अपवर्ड मूव कर रही थी, जब कोई भी बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसके साथ माइनस टी आता है। और यहां पर क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तो यहां पर ऑब्वियसली जो फोर्स है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और वो कितनी होगी, माइनस टी, क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। नाउ अबव इक्वेशन बिकम्स, इस इक्वेशन में VFY की जगह पर 0 पुट कर दे, VIY की जगह पर VI sin थीटा, AY की जगह पर माइनस टी और t। तो यहां से अब GT को इधर ले आए, इधर क्या बचेगा, VI sin थीटा। यहां से अगर t को इधर रखें और g को इधर जाकर डिवाइड कर दें तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, जो कि यहां पर हमने डिस्कस किया है। दिस इक्वेशन गिव्स द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और यही वो इक्वेशन है जिससे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मिलता है जिसके दौरान प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.8। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है,
तो इसको हम उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे, डाटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन, आंसर की फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसमें डाटा क्या है। तो पहली हेडिंग हम डाटा की लगा देंगे। डाटा क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये पहली चीज हो जाएगी। तो किस तरह से लिखेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पे लिख दें इज, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 800 मीटर। दूसरी चीज क्या दी हुई है आपको, थीटा दिया हुआ है, यानी प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है। प्रोजेक्शन एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसको अगर हम h से रिप्रेजेंट कर दें तो यह रिक्वायर्ड है, इसी क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। अब इसमें देखें तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहां पर पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए आर मैक्सिमम दिया हुआ है वो 800 मीटर दिया हुआ है, कहता है कि निकालना हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है। तो किस तरह से निकालते हैं हम हाइट, हाइट h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये फार्मूला है। अब इसमें देखिए तो g तो नॉन है, थीटा भी दिया हुआ है, बट क्या नहीं दिया हुआ, वी आई नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है पहले हमें वी आई भी निकालना पड़ेगा। अब वी आई कहां से निकालेंगे, और चीज हमें क्या दी हुई है, रेंज आर मैक्सिमम दी हुई है। तो आर मैक्सिमम का क्या फार्मूला है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। यहां से अगर आप वी आई स्क्वायर निकालें तो किसकी इक्वल आ जाएगा, आर मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय जी, यानी मैक्सिमम रेंज मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहां से आपको वी आई स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां जो फार्मूला यूज होगा वो एक नहीं होगा बल्कि फार्मूलाए होंगे, क्योंकि 2 फार्मूला यूज हो रहे हैं यहां पर। तो कौन कौन से फार्मूलाए हैं, पहला फार्मूला ये वाला यूज होगा, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और दूसरा फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम सबसे पहले यहां पर मैक्सिमम रेंज पुट करेंगे, साथ जी की वैल्यू पुट करेंगे तो वी आई स्क्वायर आ जाएगा, वहां से वी आई फाइंड कर लेंगे, वो वी आई उठाकर यहां पे पुट कर देंगे तो हाइट मिल जाएगी, यही रिक्वायर्ड था। तो यहां पर फिर हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे नीचे। यहां पर अब हमने क्या लिखा है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की हैं, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम की वैल्यू ये है 800 और जी की वैल्यू 9.8 होती है, उसको पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 7840, वी आई स्क्वायर का ये आंसर है। अब अगर यहां से वी आई फाइंड करें तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वी आई किसी को आ जाएगा 88.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अब आपके पास वी आई भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 2 यूज कर सकते हैं, वहां से h निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमने यहां पर वी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 7840, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या है 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g था, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। यहां से अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 300 मीटर। इट्स मीन जो हाइट की वैल्यू आ रही है वो 300 मीटर है। तो यहां पर आप आंसर की हेडिंग लगाकर लिख देंगे द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 300 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर मेथड है। अगर आप इस तरह की हेडिंग्स बनाएंगे, डाटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर, तो इसका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऑल्दो ये है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, बट क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था वो एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसलिए हमने इसको उसी पैटर्न पर सॉल्व किया है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपकी बुक पर दिए गए हैं पेज नंबर 45 और 46 पर। ये 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, इनको आज हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें।
फाइनली कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।